हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लास यहाँ पर अवेलेबल है और मैं आपको बताऊं, रेड कलर का बटन होता है, इस पर सब्सक्राइब लिखा होता है, बेल आइकन बराबर में होता है, दोनों को दबा दीजिए जिससे कि आपको अपडेटेड क्लासेस मिलती रहें। सुबह 7 बजे, सवा 7 बजे ग्रामीण परिवेश की और शाम को 6 बजे आपकी प्रतिदिन मैथ की क्लास हुआ करेगी। आप ये दोनों क्लास ले सकते हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, और दूसरी भी क्लासेस, इनके क्लासेस फिनिश होते ही वो क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी और निश्चित तौर पर एग्ज़ाम जब आपका होगा उससे पहले ये सारी चीज़ें अपडेटेड हो जाएंगी। तो मैं आपके लिए एक बता दूं, ग्राम समाज और विकास की ये चक्षु प्रकाशन की बुक है। बहुत अच्छी बुक और बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। आप इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। डेमो वीडियो और ओपन रिव्यू मैंने जो इन वीडियो के किए हैं इन बुक के, वो आप जाके मेरी वीडियो से देख सकते हैं। तो देखिए, जो आज मैंने जो टॉपिक कराए थे उनमें से आपके कुछ टॉपिक जो है, अभी देखिए राजस्व परिषद बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में जो कुछ है, न्यायालय है, चकबंदी है, जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिकों को मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। आप लोग प्यार थोड़ा कम दे रहे हैं, लेकिन शेयर करें अपने दोस्तों में जिससे कि उनको पता चल सके कि इस यूट्यूब पर, इसी चैनल पर सारी क्लासेस जितनी भी हैं वो आपकी सब फ्री हैं, तो आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, राजस्व परिषद क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एक राजा होता है, फिर राजा के 2 मंत्री होते हैं, फिर उन मंत्रियों के सहमंत्री होते हैं, फिर ऐसे करके संगठन चलते रहते हैं। ऐसे ही राजस्व परिषद में प्रथाएं वही हैं, बस पद के नाम बदल जाते हैं, ये बात अलग है। तो आपको पता होगी राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और आपके 2 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 2 प्रशासनिक, ये देखिए, एक अध्यक्ष होता है आपके और 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, है ना। 2 प्रशासनिक जो सदस्य होते हैं आपके, उनका जो मुख्यालय है वो आपके इलाहाबाद में है, जिसका नाम वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नाम बदल के उसका प्रयागराज कर दिया है, जो कि पौराणिक नाम था। हम जब 12th में थे तो इसका पूरा चैप्टर है पहले ही संस्कृत में, और 10th में भी शायद इसका चैप्टर है, पूरा दिया गया है। तो जब हम प्राचीन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनके नामों का भी विश्लेषण हो ही जाता है। तो अब देखिए, 7 न्यायिक सदस्य। तो मैंने ये जो डाटा था आपको, ये इसके बारे में पहले ही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दी थी। मैं आपको कोई भी चीज़ बताता हूँ ना तो फुल डिटेल से ही बताता हूँ, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए, 2 प्रशासनिक अधिकारी जिनका मुख्यालय आपका इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज नाम है, और कड़ा मानिक भी शायद इसी का ही नाम है। तो 7 न्यायिक सदस्य, देखिए इनका जो मुख्यालय है 7 न्यायिक का, वो कहाँ है आपका, लखनऊ। तो प्रशासनिक का इलाहाबाद है और न्यायिक सदस्य का आपका लखनऊ है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 7 न्यायिक सदस्य होते हैं उनका मुख्यालय कहाँ है। तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो इलाहाबाद, प्रयागराज लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। अब देखिए, इनका क्रम कैसे होता है इनका पूरा, तो क्या होता है मैंने बताया, मंडलायुक्त होते हैं। लोगों को लगता है डीएम सबसे बड़े अधिकारी होते हैं इसमें, लेकिन नहीं, ये पूरी प्रणाली है, उसके तहत मंडलायुक्त आते हैं। फिर उनकी सहायता के लिए आपके अपर मंडलायुक्त होते हैं, ठीक है, जो कि मंडलायुक्त को रिपोर्ट देते हैं। और अपर मंडलायुक्त की सहायता के लिए आपके डीएम साहब होते हैं, ठीक है। फिर डीएम साहब की सहायता के लिए आपके होते हैं एडीएम साहब, और एडीएम की सहायता के लिए होते हैं एसडीएम साहब, आपके उप जिला अधिकारी, ठीक है। फिर उप जिला अधिकारी की सहायता के लिए होते हैं हमारे तहसीलदार साहब, फिर नायब तहसीलदार साहब, फिर होते हैं हमारे राजस्व निरीक्षक, कानून को शायद में भी, और फिर होते हैं आपके लेखपाल। इस तरह ये पूरी जो राजस्व परिषद है उसका पूरा क्रम ऐसे है। लेकिन आपको जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आप यहाँ से समझ लीजिए, प्रशासनिक, जो प्रशासनिक है उसका कहाँ है, इलाहाबाद, यानी वर्तमान में प्रयागराज, सॉरी इलाहाबाद। और जो न्यायिक है, यानी कि ऐसे न्यायिक समझ लीजिए, न्यायिक जो है आपके वो कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। आपको ऐसे करके ये याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, देखिए कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं कोई चीज़ तैयार हो जाती है। और आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करा करें आप लोग, ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 बार तो कर दें, कम से कम ये बता दें
कि इस चैनल पर फ्री क्लासेस यूपी लेखपाल की चल रही हैं, कांस्टेबल की चल रही हैं, 1-2 दिन में रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोग एक बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। थोड़ी आप मेरी हेल्प करें, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ, फिर कुछ और लेके आता हूँ, इस बोर्ड को छोड़ कर डिजिटल बोर्ड लेके आऊँगा, लेकिन आपके हेल्प के साथ ही ये संभव हुआ। अब चलिए अगला टॉपिक इसमें हम देखिए आगे हम इसमें कराते हैं राजस्व न्यायालय। तो राजस्व न्यायालय जो है उनके अपने काम बटे हुए हैं, जैसे दाखिला खारिज करना, कोई अवैध भूमि है उस पर कब्जा हो जाते हैं, तो ऐसे सारे कार्यों को राजस्व न्यायालय देखता है। अब इसमें कई कारण होते हैं तो अब जो है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं, राजस्व न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश में आपके लगभग 2333 हैं। कितने हैं? 2333। तो इसमें जो निचला न्यायालय होता है, यानी कि आपका राजस्व न्यायालय में जो निचला न्यायालय होता है वो नायब तहसीलदार साहब देखते हैं, और राजस्व परिषद जो उच्च न्यायालय है, यानी कि आपके राजस्व न्यायालय में सबसे उच्च न्यायालय जो है वो है आपका राजस्व परिषद। ठीक है, तो इस तरह ये काम करते हैं। अब देखिए कोई भी, अब इसमें क्या है, जैसे कंप्यूटरीकरण, आपको पता है कंप्यूटरीकरण जो है वो होने लगा है, तो इन सब के कारण जो है, आपको एनआईसी के बारे में पता होगा, हर जगह एनआईसी लिखा देखा होगा आपने, तो इन सब के काम को एनआईसी देखता है। अब इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, जो न्यायालय हैं राजस्व न्यायालय, इनके मुख्य कार्य क्या है? जैसे नामांतरण। नामांतरण क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। नामांतरण होता है दाखिला खारिज, आप सब लोगों ने सुना होगा। नामांतरण जो है वो दाखिला खारिज है। ठीक है, तो जैसे नामांतरण जब दाखिला खारिज किया जाता है कि ये ज़मीन मेरी है और इस पर मेरा दाखिला कर दिया जाए। अब मान लीजिए मैंने कहा कि ये हिस्सा है, इसके आप नोट्स बना सकते हैं, ऐसे ही मैंने आपको कितनी बार बताया, नोट्स आप बना सकते हैं, जब मैं समझाऊं आपकी समझ में आ जाएगा, फिर आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। अब राजस्व परिषद, अब देखिए कंप्यूटरीकरण हो गया इनका। अब मैंने माना कि मेरे पास ये ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, अब इस पर मैंने कहा कि मेरा मालिकाना हक है, तो इसको कैसे प्रूव करेगा? अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो राजस्व न्यायालय इसको प्रूव करेगा। जमीन पर मालिकाना जो हक होता है वो भी इसके मुख्य कार्यों में आते हैं। मुख्य कार्य क्या है? ग्राम सभा की भूमि, ग्राम सभा में जो भूमि होती है आपको पता है, उसको सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण एक तरीके से। ठीक है, तो जो ग्राम सभा की भूमि होती है उनका संरक्षण करने का कार्य भी यही करते हैं। जितने टॉपिक हैं आपके ग्राम समाज में, एक एक करके सारे टॉपिक को आप नोट्स बनाइए। मेरी क्लास को 10 मिनट की क्लास समझने की कोशिश ना करें। देखिए मैंने बताया आपको, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन व्हाइट बोर्ड है। अब डिजिटल बोर्ड पे क्या है, मैं लिख सकता हूँ एक एक करके, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा करूँगा तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए मुझे पहले से ही बोर्ड थोड़ा रखना पड़ता है भर के, ताकि आपकी समझ में भी आती रहनी चाहिए। अब अवैध कब्जा, आपने अक्सर कर देखा होगा कि जो गांव होते हैं उनमें रोड में घूरे पड़ने लगते हैं साइड से, तो क्या होता है कभी कभी अवैध कब्जे कुछ जगह हो जाते हैं, जबकि वो जगह जो होती हैं वो ग्राम सभाओं की होती हैं, ग्राम सभा की जगह होती है। तो जब ये जो जगह होती हैं तो इन पर जो अवैध कब्जे होते हैं इनको हटाने का काम भी यही करते हैं। अब देखिए मेड़बंदी, अब मान लीजिए ये मेरा खेत है, तो इस पर मुझे मेड़ यहाँ लगानी है, ठीक है, जो कि मुझे सरकार के द्वारा बताया गया है। जब खेत पैमाइश होती है तो उसमें बताया जाता है मेड़ जो लगती है, सबको पता होगी, मैं तो गांव से हूँ तो मुझे पता है, मेड़ साइड से लगाई जाती है जिससे निकलने फिकलने के लिए सुविधाएं होती हैं, निकल सके आदमी, और कोई दूसरे खेत वाला इस खेत की ओर ना अपनी फसल करे, ना इधर वाला उधर अपनी फसल को ज़्यादा कर ले, तो उसको मेड़बंदी कहा जाता है। तो जो मेड़बंदी का कार्य है वो भी इसके मुख्य कार्यों में एक है। अब मान लीजिए ये खेत है मेरा, और इस पर क्या हुआ, मैंने कोई काम किया हुआ था, बीमा फीमा, मैंने लोन वोन दिया और मैं उसको नहीं चुका पाया, फिर मैंने कहा इसको मुझे बेचना है, तो फिर इसकी नीलामी जो होगी, यानी कि इस खेत की जो नीलामी होगी, इसका भी कार्य कौन करेगा? आपका राजस्व न्यायालय। ठीक है, अब देखिए राजस्व विभाग जो है उसमें 2 बीमा हैं, जो दोनों ही बीमा बहुत फेमस बीमा है। पहला जो बीमा है, पहली बीमा योजना जो है वो कृषक बीमा योजना है आपकी, ठीक है, याद होनी चाहिए आपको, इसलिए मैं नोट डाउन करके रखता हूँ। और ये जो दूसरी है आपकी, वो कौन सी है? आम आदमी बीमा योजना। अब इसका सिस्टम समझ लीजिए कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊं। इसमें 18 से 59 साल वाले लोग होते हैं, और छिमाही तिमाही पे जो वजीफे का सिस्टम चलता है वो भी इसी बीमा के तहत दिया जाता है। ठीक है, जो भूमिहीन लोग होते हैं, ठीक है, भूमिहीन जो लोग होते हैं उनके लिए ये योजना चलाई जाती हैं। तो अब देखिए 200 रुपये इस बीमा को शुरुआत कैसे कर सकते हैं? पहले आपकी उम्र 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, जो भूमिहीन है,
जिनके पास भूमि नहीं है। अब देखिए 200 रुपये आपके लगेंगे प्रीमियम में, तो अब 100 रुपये जो होंगे वो राज्य सरकार के पास जाएंगे, 100 रुपये जो होंगे वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे। लेखा जोखा कार्य और दूसरे कार्यों में भी ये रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी कारणवश कोई प्राकृतिक हो गया डेथ, तब उस व्यक्ति को 30,000 रुपये मिलेंगे जिसकी डेथ हुई है, जिसने बीमा कराया हुआ है। और कोई मान लीजिए आंशिक रूप से अपंग हो गया, शायद आपको ना साइड से दिख रहा हो, 37,500 रुपये हैं, ठीक है, 37,500 रुपये हैं आपके, मैं लिख दिए हैं यहाँ पर, वो मिलते हैं। और दुर्घटना जो है, मान लीजिए दुर्घटना में कोई कार्य हो गया तो 75,000 रुपये मिलेंगे। दुर्घटना में अगर कोई अकस्मात कोई काम हो जाता है, डेथ वेथ, तो 75,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो राजस्व न्यायालय में जो निचला न्यायालय है वो नायब तहसीलदार, उच्च न्यायालय राजस्व परिषद, और कार्य जो आपके हैं 2333, जो अभी वर्तमान में राजस्व न्यायालय हैं वो आपके कितने हैं प्रदेश में, 2333। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, जब मैं क्विज कराऊंगा तब आप देखना ये क्वेश्चन आपके लिए आएंगे जरूर। नामांतरण यानी दाखला खाया, जमीन पर मालिकाना, ग्राम सभा, अवैध कब्जा, मेड़बंदी, नीलामी, पहला बीमा योजना, 200 रुपये जमा होते हैं, 100 रुपये राज्य सरकार को, 100 रुपये केंद्र सरकार को, 30,000 प्राकृतिक आकस्मिक दुर्घटना पे आपको 75,000, आंशिक अपंग पे 37,500 रुपये मिलते हैं। और कंप्यूटरीकरण जो हो गया वो NIC के द्वारा हो रहा है। ये सब बात मैंने आपको बता दी। और दूसरी बात, ये वीडियो यहीं पर है, फिर मैं आगे जो वीडियो कराऊंगा वो आपके लिए मैथ की वीडियो हैं, और शाम को 6 बजे डेली अपडेट अपलोड होती हैं वीडियो, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, नोट्स बना के अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लासेज बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच रही हैं अब धीरे धीरे। और मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का थोड़ा सा मुझे मेरे प्रति सहानुभूति रखेंगे, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। कोई भी जितने 1 लाख भी सब्सक्राइबर होंगे ना उनके, वो भी इस तरह मेहनत नहीं करते भाई, वो अपने फिर बेचने लगते हैं कोर्स वोर्स। मुझे बेचना थोड़ी है, 1 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, 1 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, तब भी कोर्स नहीं बिकनी है। जो कुछ है वो सब आपके लिए ही है, तो गलत फहमी से लोग ना रहें। एजुकेशन मेरे लिए दान का विषय है, व्यापार का नहीं है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद। नोट्स आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके ज़्यादा अच्छा।